दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भारत और चीन के बीच जो लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर तनाव दिखता है, उसकी असली शुरुआत आज से करीब 70 साल पहले हुई थी, जब चीन ने हमारे एक बेहद शांत और आध्यात्मिक पड़ोसी देश तिब्बत को पूरी तरह दुनिया के नक्शे से मिटा दिया था। अगर चीन ने तिब्बत पर कब्जा न किया होता, तो आज भारत और चीन के बीच कोई सीधा बॉर्डर ही नहीं होता दोस्तों, और ना ही हमें हर साल सरहद पर अरबों रुपए और हजारों सैनिक तैनात करने पड़ते। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन ने इस महा धोखाधड़ी को अंजाम कैसे दिया, और उस वक्त पूरी दुनिया हाथ पर हाथ धरे क्या देख रही थी। आज इसी कड़वे सच को हम इस वीडियो में बेहद आसान शब्दों में समझेंगे। साथियों, साल 2009 से लेकर अब तक का इतिहास गवाह है कि कम से कम 160 से ज्यादा तिब्बती युवा, बौद्ध भिक्षु और आम नागरिक अपनी आजादी की मांग को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बर्बरता के खिलाफ आत्मदाह यानी खुद को जिंदा जलाकर अपनी जान दे चुके हैं। आखिर कोई समाज इस कदर मजबूर कैसे हो सकता है कि वहां के शांति प्रिय लोग सामूहिक रूप से इस तरह का आत्मघाती कदम उठाने लगे। उस शांति, आध्यात्मिक और बौद्ध मंत्रों से गूंजने वाली तिब्बत की पावन भूमि पर चीन ने ऐसा क्या आतंक मचा रखा है कि वहां के भिक्षु सुसाइड करने पर मजबूर हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चीन के उसी क्रूर, विस्तारवादी और लालची चेहरे को बेनकाब करेंगे, जिसे उसने दुनिया के सामने आने से हमेशा रोका है। इस कहानी को समझना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज के भारत चीन के बीच चल रही टेंशन को सीधे 1959 से जोड़ा जा सकता है, जब दलाई लामा तिब्बत छोड़ भागने के लिए मजबूर हो गए थे। इस पूरी दास्तान की शुरुआत करने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां से इस आधुनिक ट्रेजेडी की नींव पड़ी थी। तिब्बत का इतिहास भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से जितना समृद्ध है, उतना ही प्राचीन भी है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो करीब 4000 सालों तक तिब्बत पूरी तरह से एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देश के रूप में जीवित रहा था। लेकिन साल 1720 में पहली बार तिब्बत की संप्रभुता पर ग्रहण लगा, जब चीन के तत्कालीन चिंग राजवंश यानी किंग डायनेस्टी ने तिब्बत पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद चीन ने तिब्बत के 3 प्रमुख प्रांतों में से 2 बड़े प्रांतों, खां और आमदो पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और उस वक्त इन इलाकों को चीनी साम्राज्य में मिलाकर किंगहाई नाम दे दिया गया। इसके बावजूद तिब्बत का जो मध्य और पश्चिमी इलाका बचा हुआ था, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, वह अभी चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी हद तक बढ़ गया था। लेकिन यह गुलामी ज्यादा लंबी नहीं चली। साल 1912 में चीन के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ, जिसे सिन्हाई रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति ने चीन के तत्कालीन किंग राजवंश का पतन कर दिया और चीनी सैनिकों को तिब्बत से ही बाहर फेंक दिया गया। इसके तुरंत बाद तिब्बत को फिर से एक पूर्ण स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। हालांकि चीन की इस नई सरकार ने तिब्बत की इस आजादी को कभी भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। चीन की इस नई सरकार और तिब्बत के बीच बढ़ते हुए सीमा विवाद और सैन्य तनाव को सुलझाने के लिए उस समय भारत पर राज कर रहे अंग्रेज बीच में आए। ब्रिटिश हुकूमत ने दोनों पार्टियों को समझाने और विवाद हल करने के लिए साल 1914 में शिमला आमंत्रित किया। इस ऐतिहासिक बैठक को 1914 की शिमला कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। इस शिमला कॉन्फ्रेंस में तिब्बत और चीन की सीमाओं को लेकर कोई फाइनल कंक्लूजन तो नहीं निकाला जा सका, क्योंकि चीनी प्रतिनिधि समझौते से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन ब्रिटिशर्स और तिब्बत के लोग इसमें काफी करीब आ गए। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा तय की गई, जिसे आज हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। यही कारण था कि जब तक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भारत में रहा, तब तक चीन ने तिब्बत को कभी परेशान नहीं किया और तिब्बत एक आजाद देश की तरह सांस लेता रहा। लेकिन साल 1949 में चीन में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया, जब माओ से तुंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सेना ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और उसे कम्युनिस्ट राष्ट्र घोषित कर दिया।
माओ एक बेहद क्रूर और विस्तारवादी तानाशाह था, जिसने सत्ता में आते ही तिब्बत को भी वापस चीन में मिलाने का सपना देखना शुरू कर दिया। माओ तुंग का पूरा प्लान वन नेशन वन कल्चर था, यानी पूरे देश में सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट विचारधारा चलेगी। वे पूरी तरह नास्तिक थे और भगवान या किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत तिब्बत पूरी तरह से एक धार्मिक देश बना और वहां के टॉप लीडर और सर्वे सर्वा दलाई लामा थे, जिन्हें तिब्बती जनता भगवान बुद्ध का साक्षात रूप मानती थी। दो एकदम विपरीत संस्कृतों का टकराव अब तय हो चुका था। साल 1950 में अचानक बीजिंग रेडियो से एक आधिकारिक अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें खुलेआम कहा गया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए को तिब्बत को आजाद कराने का टास्क दे दिया गया है। एक स्वतंत्र देश को गुलाम बनाने के लिए चीन ने उसे आजाद कराने का झूठा प्रोपेगेंडा रचा। आखिरकार 7 अक्टूबर 1950 को चीन के लगभग 80,000 आधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों ने तिब्बत पर चौतरफा हमला कर दिया। तिब्बत की छोटी और पारंपरिक सेना इस विशाल सैन्य मशीनरी के सामने टिक नहीं पाई और चीन ने तिब्बत के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा कर लिया। साथियों, तिब्बत में चारों तरफ टेंशन और डर का माहौल बढ़ रहा था। ऐसी गंभीर परिस्थिति के बीच तिब्बत की धार्मिक व्यवस्था के तहत महज 15 साल के एक लड़के को तिब्बत का 14वां दलाई लामा घोषित कर दिया गया और देश की बागडोर उसी के हाथ सौंप दी गई। यहां यह समझना जरूरी है कि दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पोजीशन या पद का नाम है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री की होती है, इस बेहद कम उम्र के नए दलाई लामा ने चीनी इन्वेजन के खिलाफ तुरंत अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में उठाया। साथियों, 18 नवंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र ने चीन के इस इन्वेजन की कड़ी निंदा भी की थी, लेकिन उस वक्त दुनिया के बड़े देश किसी नए युद्ध में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी तुरंत वर्ल्ड वार 2 से ये सिलटे थे। इसलिए किसी ने तिब्बत की मदद के लिए सेना नहीं भेजी। हालांकि चीन भी इस वक्त दुनिया भर से एक साथ पंगा लेने की स्थिति में भी नहीं था, इसलिए उसने कूटनीतिक का नाटक रचा और साल 1951 में चीन ने तिब्बत के एक डेलीगेशन को बातचीत के बहाने बीजिंग बुलवाया। तिब्बती डेलीगेशन को लगा कि वहां जाकर बात बन जाएगी, लेकिन चीन ने जबरदस्ती बंदूक की नोक पर उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, जिसे आज 17 पॉइंट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट में दुनिया को दिखाने के लिए चीन ने वादा किया कि वह तिब्बत की कल्चरल और बुद्धिस्ट हेरिटेज को नहीं छुएंगे। साथ ही जैसा पॉलिटिकल सिस्टम तिब्बत में पहले बना हुआ है, उसे वैसा का वैसा ही रहने दिया जाएगा, यानी दलाई लामा अभी भी तिब्बत के हेड होंगे। लेकिन इसके पीछे असली सच यह था कि तिब्बत को अब चीन में मिला लिया गया था। महज 16 साल के दलाई लामा इस समझौते से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन अपनी जनता को चीनी सेना के कत्लेआम से बचाने के लिए उन्होंने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। साल 1954 और 1955 में दलाई लामा ने चीन की यात्रा की, जहां चीन में हो रही ग्रोथ को देखकर वे काफी इंप्रेस भी हुए थे। इसके बाद चीन कई सारे तिब्बत के ऑफिशियल को अपने यहां बुलाने लगा ताकि उनका माइंड वॉश किया जा सके। कुछ वक्त तक यही चलता रहा, लेकिन चीजें तब बदली जब साल 1956 में दलाई लामा भारत आए। भारत में वे कई ऐसे लोगों से मिले जो तिब्बत की आजादी के लिए चीन से लड़ रहे थे। इन लोगों ने दलाई लामा की आंखें खोली और उन्हें समझाया कि किस तरह चीन धीरे धीरे पूरे तिब्बत को निगलने वाला है। साल 1959 तक आते आते चीन की प्रताड़ना इतनी बढ़ चुकी थी कि तिब्बत के लोग चीन के खिलाफ खड़े हुए और उन्हें 17 पॉइंट एग्रीमेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आते आते उन्होंने 17 पॉइंट जो एग्रीमेंट किया था वो रिजेक्ट कर दिया। इसी बाहरी तनाव के बीच चीनी सेना के जनरल ने दलाई लामा को एक थिएटर परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया, लेकिन शर्त यह रख दी कि वे अपने बॉडीगार्ड साथ लेकर नहीं आएंगे।
तिब्बत के लोग तुरंत समझ गए कि यह चीन की चाल है और हो सकता है कि दलाई लामा वहां जाएं तो चीन उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करे। उसे इसी डर से हजारों तिब्बतियों ने दलाई लामा के महल को चारों तरफ से घेर लिया। तिब्बत में दलाई लामा के मुख्य प्रशासनिक और धार्मिक सलाहकार को स्टेट ओरेकल बोला जाता है। इस नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर स्टेट ओरेकल ने दलाई लामा को एडवाइस दी कि अपनी जान बचाने के लिए वे तुरंत देश को छोड़ दें। दलाई लामा ने इस पूरी घटना का जिक्र अपनी किताब फ्रीडम इन एक्साइल में बहुत ही विस्तार से किया है। अपनी जनता और तिब्बत के भविष्य को जिंदा रखने के लिए दलाई लामा ने महल छोड़ने का कठिन फैसला लिया। वे अपनी मां, बहन और छोटे भाई के साथ महल के एक सीक्रेट रास्ते से रात के घने अंधेरे में निकल गए। इस खतरनाक सफर में उनके साथ तिब्बत की आजादी के लिए लड़ रहे कुछ लड़ाके भी शामिल थे, जिन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा ट्रेन किया गया था। जैसे ही चीनी सेना को यह खबर मिली कि दलाई लामा उनके जंगल से निकलकर भाग चुके हैं, मिलिट्री प्लेन्स की मदद से एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाने लगा और उनकी खोज शुरू हो गई। हिमालय के अत्यंत मुश्किल और बर्फीले रास्तों पर दलाई लामा इस ग्रुप के साथ लगातार चलते रहे। इस बीच उनके पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं था और सभी लोगों को कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहना पड़ा। चीनी प्लेन्स की नजरों से बचने के लिए ये लोग सिर्फ रात में ही चला करते थे और 2 हफ्ते तक लगातार इस तरह बचते बचते वो भारत के बॉर्डर पर पहुंच गए। अब समझ में आई भारत क्यों पहुंचे दलाई लामा। यहां पहुंचकर उन्होंने पंडित नेहरू को एक खत लिखा और भारत में शरण मांगी। नेहरू जी ने उन्हें भारत आने की परमिशन दे दी। साथियों, 31 मार्च 1959 यानी 1959 को दलाई लामा अपने परिवार और साथियों के साथ भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से अंदर आए। उन्होंने आते ही चीन के 17 पॉइंट एग्रीमेंट को रिजेक्ट करते हुए कड़ा बयान दिया, लेकिन तब तक तिब्बत में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। 25 मार्च को ही चीनी आर्मी ने राजधानी लहासा पर बमबारी करके उसे तहस नहस कर दिया था और 28 मार्च तक उन्होंने तिब्बत की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद कोल्ड वॉर के कारण साल 1965 तक CIA ने चीन के खिलाफ तिब्बती रिबेल्स को ट्रेनिंग के साथ हथियार भी प्रोवाइड किए, लेकिन चीन की भारी आर्मी के सामने ये लोग नहीं टिक पाए। साल 1966 से 1976 के बीच जब अमेरिकन सपोर्ट भी नहीं रहा, तब चीन ने अपनी पूरी मनमानी तिब्बत में शुरू कर दी। माओ की सांस्कृतिक क्रांति के इन 10 सालों में चीन ने 10 लाख तिब्बतियों को या तो खुद मार दिया या वे भुखमरी से मर गए। इसके अलावा उन्हें 6000 से ज्यादा बौद्ध मोनेस्ट्री को भी तबाह कर दिया और तिब्बत में खाने तक का अकाल पड़ गया। जबकि तिब्बत के 5000 साल के इतिहास में कभी भी वहां खाने की कमी नहीं हुई थी। सिर्फ इस भुखमरी से इस बीच 3 लाख तिब्बतियों की मौत हो गई। आज भी तिब्बत के लगभग 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तिब्बत के लोगों ने चीन का शासन कभी स्वीकार नहीं किया और वे आज भी दलाई लामा को ही अपना एकमात्र लीडर मानते हैं। यही कारण है कि समय समय पर वहां चीन के खिलाफ आवाजें उठती रहती हैं। साल 1987 में भी वहां बहुत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए गए, जिन्हें चीन ने मार्शल लॉ लगाकर बेरहमी से दबा दिया था। इसके बाद साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के वक्त भी पूरे तिब्बत में खूब हंगामा हुआ और उन प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और आज भी 1000 से ज्यादा लोग मिसिंग बताए जाते हैं। आज चीन का प्लान बहुत ही सिंपल और खतरनाक है दोस्तों। दलाई लामा इस वक्त लगभग 90 साल के हो चुके हैं और वो दिन दूर नहीं है जब उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन तब क्या होगा? तब चीन अपने किसी पालतू आदमी को दलाई लामा की पोजीशन पर बैठा देगा और तिब्बत पर एक तरह से उसका कब्जा पूरा हो जाएगा। बौद्ध धर्म में मान्यता यह है कि दलाई लामा फिर से अवतार लेते हैं और उसी अवतार को अगला दलाई लामा माना जाता है। लेकिन चीन के इस स्ट्रेटजी को फेल करने के लिए वर्तमान दलाई लामा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे दोबारा अवतार नहीं लेंगे और तिब्बत का अगला दलाई लामा या लीडर तिब्बत के लोग एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की मदद से खुद चुनेंगे।
लेकिन अभी भी कुछ कहना मुश्किल है कि तानाशाह चीन आगे क्या करेगा। पूरी उम्मीद है कि दलाई लामा के जाने के बाद चीन पूरे तिब्बत के पावर स्ट्रक्चर को बदल देगा और दलाई लामा की जगह वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ले आएगा। यह भी मुमकिन है कि चीन दुनिया को दिखाने के लिए वहां कोई इलेक्शन करवाए, लेकिन उस इलेक्शन में भी धांधली करवाकर अपने ही कैंडिडेट को सीट्स पर बिठा सकता है। अभी तिब्बत पूरी तरह भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि भारत ने सिर्फ दलाई लामा को ही नहीं बल्कि पिछले सालों में लाखों तिब्बती लोगों को शरण दी है। 60 के दशक में कर्नाटक सरकार ने तिब्बत से आए लोगों को बसाने के लिए 3000 एकड़ जमीन दी थी। इसके अलावा दिल्ली और देश के कई हिस्सों में इन रिफ्यूजियों को बसाया गया। इस तरह आज भारत में करीब 1.5 लाख से ज्यादा तिब्बती रिफ्यूजी रह रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, क्या ये लोग बाहर से चीन पर इतना इंटरनेशनल प्रेशर बना पाएंगे कि वह अपनी नीतियां बदले? क्या भारत सरकार सीमाओं पर चीन की नालायकी को देखते हुए तिब्बत कार्ड को खुलकर खेलना शुरू करेगी? चीन लगातार हमारे पड़ोसियों को भड़काने और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के पास तिब्बत के हक का समर्थन करके चीन को घेरने का एक बड़ा मौका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को अब खुलकर तिब्बत के मुद्दे पर एक्शन लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।